इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डाल लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो अभी तक हमने सबसे फर्स्ट यूनिट कौन सी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज कैसा होगा, रेस्ट में, तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड यूनिट हमने क्या पढ़ी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो थर्ड यूनिट है हमारी उसमें हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमने क्या देखा था कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारी है फोर्थ यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि नेचर लव्स सिमेट्री, मतलब नेचर के अंदर अगर सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हाँ उसके अपोजिट भी है, कि अच्छाई है तो बुराई है, इस तरह से अपोजिट भी है, तो यहाँ पे भी तो अपोजिट होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर नेचर में सिमेट्री है तो इसका उल्टा प्रूव करके दिखाओ। मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाओ, मतलब बिजली बनाओ मैग्नेट से। एक तरह से अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में कहूँ, मान लो ये एक वायर है, इस तरह से एक मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवा के, सिर्फ वो एक वायर ही है, उसमें ऐसा नहीं बैटरी या सेल लगा रखी, सिंपल वायर, उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया या फिर बल्ब से जोड़ दिया। अब मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवा के वो देखो कि क्या वहाँ पे बल्ब ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो इमेजिन कर सकते हो, मतलब एक वायर से सिर्फ एक बल्ब जोड़ के मैग्नेट को आगे पीछे करके बल्ब को ऑन करना है हमें। लगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ठीक है, तो इस यूनिट में हम इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखो, इसमें ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके इंट्रोडक्शन में ये सारा लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चार्ज रेस्ट पे होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज मोशन में होगा उसकी वजह से बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा कि करंट की वजह से क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। नीचे लिखो, नाउ क्वेश्चन अराइज, नाउ क्वेश्चन अराइज, यही तो, इसके बाद यहाँ पे लिख लो भी, चलो शॉर्ट में ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने लिखवाया हुआ, लिखा हुआ बस भी, चलो लिखो, नाउ द क्वेश्चन अराइज whether a changing magnetic field produce, whether a changing magnetic field produce electric current, whether a changing magnetic field produce electric current, to prove this fact, to prove this fact माइकल फैराडे इन यूके, माइकल फैराडे, या फिर पूरा नाम नहीं भी याद रखना, तुम याद रख लो फैराडे, एंड जोसेफ हेनरी, एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए proved the above fact, proved the above fact in 1830, in 1830, 1830, in 1830। ठीक है, तो इन्होंने किस किस ने, एक तो फैराडे ने और एक हेनरी ने, ये यूके का था और एक ये यूएसए का था।
इन्होंने 1830 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव कर दिया। ठीक है, अब उससे पहले अब इनके जो एक्सपेरिमेंट है ना उनको भी हमें स्टडी करना और देखेंगे कि किस किस तरह से मैग्नेट की हेल्प से तुम करंट बना सकते हो। उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए EMI क्या होती है और फ्लक्स क्या होता है। तो हेडिंग डाल लो, टॉपिक स्टार्ट हो गए। EMI आई लिखो, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट या फिर EMF बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, जब हम या तो किसी भी कॉइल के अंदर करंट बना देते हैं या फिर किसी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस कर देते हैं। EMF का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। EMF का मतलब वोल्टेज। किसी भी कॉइल के अंदर या करंट पैदा कर दो या वोल्टेज पैदा कर दो, किसकी हेल्प से, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये पूरा फिनोमिना होगा ना वहाँ पे करंट पैदा करने का, उस फिनोमिना का ही नाम होगा EMI। और इस तरह से जो EMF इंड्यूस होती है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, और करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फ्लक्स। देख लिया। तो मतलब मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है ना उसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने यही वाला सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया, तो इस सरफेस एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कोई भी एरिया, चाहिए इतना छोटा एरिया, इतना है या फिर इतना हो गया, इस एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, इसका फॉर्मूला होता है B.A। B.A। जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आएगा BA cos ऑफ थीटा। BA cos ऑफ थीटा। ध्यान रखना, जैसे ही डॉट हटेगी ऊपर से वेक्टर भी हट जाएगा। ठीक है, थीटा किस किस के बीच में एंगल होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम स्पेशल केस ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाला स्पेशल केस, when magnetic field touching surface tangentially। इसका मतलब क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये हमारी बुक है वो ऐसे चली गई, समझ पा रहे हो, देखो इस तरह से, ये टेंजेंशियली होता है ना, बिल्कुल इस तरह से चली गई, तो इस केस में एंगल कितना होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही और हमारा सरफेस भी क्या है इसके अंदर ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, ध्यान से देखो, हमें बताना है एंगल किस किस के बीच में, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर हाँ परपेंडिकुलर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। वैसे तो जो एरिया होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों,
क्योंकि लेंथ भी वेक्टर, ब्रेथ भी वेक्टर, और दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। वैसे तो एरिया स्केलर हो गया ना, बट यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो आउटवर्ड परपेंडिकुलर को बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो कई बार एरिया वेक्टर को हम एन कैप से भी दिखा सकते हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, ठीक है, एन कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ये एरिया वेक्टर होगा ये तो इस तरह से होगा ना ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो कर दो, फाई निकाल दो, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ 90, कोस 90 0, तो फाई कितना आ गया? 0। तो यहाँ से फ्लक्स आ गया 0। मतलब क्या है? फ्लक्स 0 होने का मीनिंग क्या हो गया? हाँ, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिवन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी, या फिर लगा लो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में भी एक आध क्रॉस कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेशल केस है सेकंड वाला, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया हमारा सरफेस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है सारी उस तरफ, और सरफेस को हमने नॉर्मली पुट कर दिया। तो अब ये देखो, जब हम नॉर्मली पुट करेंगे तो ये जो सरफेस होगा इसका यूनिट वेक्टर भी उसी तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, तो थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल आया? बी ए कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 कितना होगा? 1। तो फ्लक्स आ गया बी ए, जो कि होगा मैक्सिमम। और वैसे भी समझ सकते हो तुम यहाँ पे कि जब हम सरफेस को ऐसे पकड़ लेंगे और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस तरह से परपेंडिकुलरली जा रही है, वो तो सारी की सारी सरफेस के अंदर से होके निकलेगी ना, और जब ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस एक एरिया को क्रॉस करेगी, दैट मीन्स उसका फ्लक्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड स्पेशल केस के अंदर, if there is n number of turns, if there is n number of turns, जो भी ये सरफेस एरिया लोगे ना, मान लो ये एक कोइल की बजाय इस तरह से बहुत सारी टर्न्स हैं इसके अंदर, समझ गए? जैसे मेरा हाथ ही हो गया, 1 टन हो गई, अब कितनी टन है? 2, अब 3, अब 4, इस तरह से 4 टर्न्स हो गई ना। तो इसी तरह से अगर हमारे पास n टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा? n b a, ठीक है। एक टन, ठीक है, 2 टन, हाँ परपेंडिकुलरली ही लिए मैंने अभी भी। समझ में आया है? इसमें जब हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियली पुट करेंगे तो फ्लक्स 0, परपेंडिकुलर पुट करेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम, n टर्न्स होगी तो n b a। और फ्लक्स क्या होता है बताना दोबारा, फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, हाँ, इन पर्टिकुलर सरफेस एरिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले देखते हैं SI यूनिट। SI यूनिट देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी ए, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है फ्लक्स की वो होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। ठीक है, बी की जगह क्या लिखोगे? बी की टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर। हो गया, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की दो यूनिट निकल गई ऐसा ही, एक तो होगा सिंपल वेबर, एक होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। हाँ, एक वेबर एक टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होगी इसकी मैक्सवेल। मैक्सवेल, तो देखो मैक्सवेल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस क्या होती है? गॉस। और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया यहां से। देखो सीजीएस क्या हो गई? सीजीएस यूनिट फ्लक्स की मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल, जो कि इसके इक्वल होता है गॉस पर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल के बीच में रिलेशन बताओ। देखो वेबर से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करो। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो मैं यहाँ 10 की पावर 4 गॉस लिख सकती हूँ। 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? मैक्सवेल, मतलब 10⁸ मैक्सवेल। तो यहाँ से देखो 1 वेबर किसके इक्वल आ गया? ठीक है, देखो अभी तक हमने कुछ रिलेशन पढ़े। 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है? 10⁹ के इक्वल। डाइन फोर्स की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग। जूल होती है ऐसा यूनिट, अर्ग होती है सीजीएस यूनिट। एक हमने पढ़ा था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, इसके अलावा कोई और रिलेशन पढ़ा अभी तक?